हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET Core 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है और उसके अंदर हम ASP.NET Core वेब एपीआई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ASP.NET Core वेब एपीआई किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको भी हमने देखा था। ASP.NET Core वेब एपीआई क्या होती है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, स्वैगर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर की थी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कवर करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ASP.NET Core वेब एपीआई CRUD ऑपरेशंस बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क एंड एसक्यूएल सर्वर। मतलब हम वेब एपीआई को यूज करके ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके CRUD ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड एसक्यूएल सर्वर। मतलब हम ऐसे वेब एपीआईज बनाएंगे, ऐसे ASP.NET Core वेब एपीआईज बनाएंगे, एंड पॉइंट्स बनाएंगे जिनको यूज करके हम क्या करेंगे, अपने किसी भी क्लाइंट के ऊपर क्या कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 58 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ASP.NET Core वेब एपीआई CRUD ऑपरेशंस, ठीक है। देखो इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ भाई। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, इसको मैं 2 फेजेस के अंदर आपको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले फेज में, मतलब पहले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, क्रिएट ASP.NET Core वेब एपीआई CRUD ऑपरेशंस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड एसक्यूएल सर्वर। मतलब आज के इस लेक्चर के अंदर, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके जो भी CRUD ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को और एसक्यूएल सर्वर को यूज करके, वो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको करना सिखाऊंगा। इसका मतलब ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके जो हम अपने CRUD ऑपरेशंस की लॉजिक लिखते हैं, वो मैं ASP.NET Core वेब एपीआई की मदद से इंप्लीमेंट करूंगा। और फिर जब हम ये इंप्लीमेंट कर लेंगे, मतलब सारे CRUD ऑपरेशंस हम वेब एपीआई को यूज करके इंप्लीमेंट कर लेंगे बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, कंज्यूम ASP.NET Core वेब एपीआई फॉर CRUD ऑपरेशंस इन ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब भाई देखो, CRUD ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी लॉजिक होती है वो हम अपनी वेब एपीआई को यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद भाई आपको याद होगा, हमने अपने इसी लेक्चर सीरीज के अंदर हमने CRUD एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है। हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके भी एक CRUD एप्लीकेशन बनाई थी अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर, और कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज करके ही बनाया था। मतलब DB फर्स्ट और कोड फर्स्ट दोनों को यूज करके हमने CRUD एप्लीकेशन बनाई थी। लेकिन यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, वो जो CRUD ऑपरेशंस हैं वो हम वेब एपीआई के थ्रू बनाएंगे, लेकिन फिर उसी वेब एपीआई को यूज करके हम क्या करेंगे, अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर एक CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। इसका मतलब आप समझ लो कि CRUD एप्लीकेशन के जो भी हमारे पास वेब एपीआई होगी, उसको हम यूज कहां पे करेंगे, अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर। इसका मतलब जो भी हमारी CRUD ऑपरेशंस की लॉजिक होगी वो वेब एपीआई के अंदर होगी, और फिर उसी वेब एपीआई को हम क्या करेंगे, उसी वेब एपीआई को यूज करके हम अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर वो जो पूरा CRUD एप्लीकेशन का एक लेआउट होता है, UI होता है, उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब जो वेब एपीआई CRUD ऑपरेशंस हम बनाएंगे, उस वेब एपीआई को हम कंज्यूम करेंगे अपने ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर। इसका मतलब आप समझ लो कि ये जो हमारी वेब एपीआई होगी ये सर्वर के ऊपर होगी, और फिर उसको हम कंज्यूम करेंगे, यूज करेंगे कहां पे, अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के क्लाइंट पे। भाई देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक वेब एपीआई होती है जो कि सर्वर के ऊपर होती है, और फिर उसे हम मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो मैं यहाँ पे ASP.NET Core वेब एपीआई बनाऊंगा, मैं चाहूं तो उसे ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकता हूं, मैं उसे किसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकता हूं, मैं उसे किसी एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, ये सारा CRUD ऑपरेशंस का काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर
हमारा फोकस होगा कि भाई ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके CRUD ऑपरेशंस हम बनाएंगे बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एसक्यूएल सर्वर। फिर जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हम ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर अपनी वो जो वेब एपीआई थी जिसके अंदर हमने CRUD ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट किया था, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करेंगे अपनी .NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर। और देखो मैंने आपको क्या बताया अभी कि ये जो हम काम करेंगे ये आप समझ लो कि हमारे एपीआई सर्वर के ऊपर ये सारा काम होगा, और जो भी मैं CRUD ऑपरेशंस बनाऊंगा उसको स्वैगर के साथ मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और फिर ये जो हमारी वेब एपीआई है और इसके जो CRUD ऑपरेशंस है, जब ये हम इंप्लीमेंट कर लेंगे अपने सर्वर के ऊपर, तो फिर हम उसे कंज्यूम कहां करेंगे, हम उसे कंज्यूम करेंगे यहाँ पे अपनी ASP.NET Core MVC वेब एप्लीकेशन के अंदर, जो कि इस केस में हमारा क्या होगा, क्लाइंट होगा। और मैंने क्या बताया, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर पार्ट नंबर 58 के अंदर हम फर्स्ट पार्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो मैं आ गया विजुअल स्टूडियो 2022 में, और यहाँ पे आके मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ASP.NET Core वेब एपीआई। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और अब इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ, देखो ASP Core वेब एपीआई इसका नाम रखते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRUD। ठीक है, ASP Core वेब एपीआई CRUD, ये प्रोजेक्ट का नाम है। फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, .NET 6 में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे HTTPS कॉन्फ़िगर है, इसके ऊपर चेक होगा। और उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो यूज कंट्रोलर्स और इनेबल ओपन एपीआई सपोर्ट के ऊपर भी आपने चेक लगाना है। मैंने आपको बताया था कि जो यूज कंट्रोलर्स है इसके ऊपर हम चेक क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें जो अपनी वेब एपीआई बनानी है वो कंट्रोलर्स की मदद से बनानी है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर चेक लाजमी लगाना है। और फिर जो सेकंड के ऊपर चेक लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमें स्वैगर भी चाहिए अपनी एपीआई को टेस्ट करने के लिए, इसलिए स्वैगर आपको कब मिलेगा, जब आप ये सेकंड चेक बॉक्स के ऊपर क्या लगाओगे, चेक लगाओगे। ठीक है, बाकी आपने इसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओ और क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अंदर देखो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें ही हमें जनरेट करके देता है, जिस तरह से यहाँ पे देखो वेदर फॉरकास्ट के नाम से इसने हमें एक बाय डिफॉल्ट मॉडल जनरेट करके दिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम एक अपना मॉडल जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो और फिर यहाँ पे ओके करते हैं। ठीक है, देखो ये मॉडल डिलीट हो गया। और फिर आ जाओ देखो कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो आपको एक कंट्रोलर नजर आ रहा होगा, वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर, इसको भी मुझे डिलीट करना है, इसकी जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करते हैं, डिलीट पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से जाके मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखो कंट्रोलर यहाँ पे डिलीट हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एपीआई कंट्रोलर ऐड करता हूँ। किस तरह से, राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोलर्स के फोल्डर में ऐड पे जाते हैं और फिर यहाँ पे देखो कंट्रोलर। और अब यहाँ पे देखो, अब हमें नॉर्मल MVC कंट्रोलर नहीं चाहिए बल्कि एपीआई कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ से आपने एपीआई को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम देखो ये पहला वाला एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, इसको सिलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ। अब इस कंट्रोलर का आपने नाम रखना है, तो मैं इस कंट्रोलर का नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये एपीआई कंट्रोलर आ चुका है, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर। और ये कौन सी क्लास से इनहेरिट हो रहा है, कंट्रोलर बेस क्लास। कंट्रोलर बेस क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसको पेरेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है इस कंट्रोलर के पास, उसको हैंडल करने के लिए और उसका रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम होता है, वो हमारे पास कौन जनरेट करके देता है, ये कंट्रोलर बेस क्लास। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, जो हम अपनी कंट्रोलर क्लास के अंदर यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है एपीआई कंट्रोलर। भाई देखो ये जो एपीआई कंट्रोलर का एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, यही हमारे इस कंट्रोलर को एक एपीआई कंट्रोलर बनाता है। क्योंकि भाई देखो अगर मैं एपीआई कंट्रोलर यहाँ से हटा दूंगा तो ये एक नॉर्मल हमारे पास वो जो एमवीसी कंट्रोलर होता है उसकी तरह काम करेगा। और ये जो एपीआई कंट्रोलर है, ये एपीआई से रिलेटेड जो भी फीचर्स होते हैं वो हमारी इस क्लास के ऊपर अप्लाई कर देता है। और फिर यहाँ पे आ जाओ, राउटिंग के लिए यहाँ पे देखो हम एट्रीब्यूट राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जो कि हम अपनी इसी लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करके आए हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स के अंदर। मतलब हम यहाँ पे कन्वेंशन राउटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एट्रीब्यूट राउटिंग यूज कर रहे हैं। कन्वेंशन राउटिंग के लिए आपको पता है हमें कहाँ पे राउट डिफाइन करना होता था, program.cs क्लास के अंदर, वहां पे अपना राउट डिफाइन करना होता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ASP.NET Core वेब एपीआई है वो रिकमेंड यही करता है कि आप यहाँ पे एट्रीब्यूट राउटिंग यूज करो, लेकिन आप चाहो तो आप कन्वेंशन राउटिंग भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैं जितना भी काम करूंगा एपीआई को यूज करके CRUD ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करूंगा, उसमें मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और एसक्यूएल सर्वर का यूज करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाओ, डिपेंडेंसीज का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाके मैनेज न्यूगेट पैकेजेस।
ठीक है, ये एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आप आ जाओ ब्राउजर पे, ठीक है, और आपने मेक श्योर करना है कि इस पॉइंट पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, में यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, देखो नजर आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल, मैंने यहाँ पे सर्च किया और यहाँ पे देखो सेकंड पे आपको नजर आ रहा होगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपने इसका वर्जन सिलेक्ट करना है। भाई देखो लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 7 है, लेकिन हम यहाँ पे 6 वर्जन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाओ। देखो 6 का जो भी लेटेस्ट हो, अभी 6 का लेटेस्ट क्या चल रहा है, 6.0.21। हो सकता है जब आप CRUD एप्लीकेशन बना रहे हो तब वहां पे आपको 6.0.22 मिले या 23 मिले, तो आपने जो भी 6 का लेटेस्ट वर्जन है उसको यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। भाई देखो अगर आप .NET Core 7 के साथ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे .NET 7 वर्जन सिलेक्ट करना है, वर्जन 7 सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने जो एप्लीकेशन बनाई है वो ASP.NET Core 6 को यूज करके बनाया है, इसलिए जो इसका वर्जन है वो भी मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, 6 यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप 7 के साथ काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से 7 वर्जन सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं और फिर आई एक्सेप्ट करते हैं और अब थोड़ा वेट करते हैं जब तक इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल हो चुका है, आपको दिखा रहा है यहाँ पे इंस्टॉल्ड और देखो अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, इसका मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल किया, ये पहला पैकेज इंस्टॉल किया। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा पैकेज इंस्टॉल करूंगा और वो होगा टूल्स, ठीक है। टूल्स यहाँ पे आके आपने इसको सर्च करना है, ठीक है। देखो सेकंड पे आपको नजर आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स, आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसी तरह से यहाँ पे इसका 6 का लेटेस्ट वर्जन आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके करना है, फिर आई एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये टूल्स वाला भी पैकेज क्या हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है यहाँ पे देखो डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिजाइन, इसको भी आपने इंस्टॉल करना है। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे आ जाओ, इसका वर्जन सिलेक्ट कर लो यहाँ से 6.0.21 और उसके बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर ओके करना है और फिर आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये टूल्स वाला पैकेज भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपने इसको देखना है तो आप क्या करो, यहाँ पे डिपेंडेंसीज के फोल्डर में चले जाओ, यहाँ पे देखो पैकेजेस का फोल्डर है और ये देखो ये जो अभी मैंने पैकेज इंस्टॉल किए वो सारे यहाँ पर आ गए और उसका वर्जन भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये सक्सेसफुली यहाँ पे 3 पैकेज इंस्टॉल कर लिए। अब इस विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ डिपेंडेंसीज को, ठीक है। अच्छा भाई अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, भाई देखो यहाँ पे जो मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को यूज करूंगा उसको यूज करने की जो हमारे पास एक अप्रोच होती है जिसका नाम है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करके क्या करूंगा, अपनी जो इसकी मॉडल क्लासेज है और डीबी कंटेक्स्ट क्लास है उसको मैं जनरेट करूंगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोड फर्स्ट को भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप डेटाबेस फर्स्ट को यूज करो या कोड फर्स्ट को यूज करो, उसको यूज करने के बाद जब आप अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लोगे उसके बाद जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है। तो भाई देखो जो मैं डेटाबेस यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो डेटाबेस मैं आपको दिखा देता हूँ और उसका टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आता हूँ और यहाँ पे देखो डेटाबेसेस का फोल्डर है, इसके अंदर देखो जो हमारा डेटाबेस है जो हम यूज करेंगे उसका क्या नाम है, MyDB। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर टेबल्स को एक्सपेंड करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो एक टेबल है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा ये स्टूडेंट्स का टेबल है जो कि कौन से डेटाबेस में मौजूद है, MyDB, और इसी को मैं यूज करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। मतलब इसी को यूज करके हम सारे CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे क्या करना है भाई देखो आपको पता है कि जब भी हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक कमांड एंटर करते हैं स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। और वो कमांड हम राइट कहां पे करते हैं भाई, यहाँ पे देखो टूल्स में आ जाओ और टूल्स में जाने के बाद आप आ जाओ न्यू गेट पैकेज मैनेजर और यहाँ से पैकेज मैनेजर कंसोल को आपने सिलेक्ट करना है। और ये पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन कहाँ होता है, देखो आपके बॉटम पे, स्क्रीन के बॉटम में देखो यहाँ पे नजर आ रहा है PM। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कमांड टाइप करूंगा। भाई देखो वो कमांड मैंने कॉपी करके रखी हुई है, उसको हम जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो कमांड आपको नजर आ रही है। सबसे पहले आपने लिखना है इस तरह से स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने अपने सर्वर का नाम देना है, ठीक है। देखो मेरे सर्वर का क्या नाम है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में और यहाँ पे देखो आपको कनेक्ट नजर आ रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करो। देखो ये रहा आपका सर्वर नेम, आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जहाँ पे सर्वर नेम है सर्वर इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सर्वर का नाम पेस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे देखो डेटाबेस, यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है। मैंने अपना डेटाबेस का नाम क्या बताया था आपको, MyDB, ठीक है। कौन सा यहाँ पे देख लो, ये तो आपको नजर आ रहा है MyDB, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया अपनी इस कमांड के अंदर और फिर देखो ट्रस्टेड कनेक्शन को मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज कर रहा हूँ। और फिर देखो यहाँ पे मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के साथ यहाँ पे जो डेटाबेस प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, देखो एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे PostgreSQL भी यूज कर सकते हो, MySQL भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैं एसक्यूएल सर्वर का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना है हाइफन आउटपुट डी आई आर आपने लगाना है, और उसके बाद देखो मॉडल्स। भाई देखो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करती है कि जो हमारा डेटाबेस और टेबल है उससे रिलेटेड हमें मॉडल क्लासेस जनरेट करके देती है। तो वो जो मॉडल क्लासेस होती है वो मुझे कहाँ चाहिए, वो मुझे चाहिए मेरे मॉडल्स के फोल्डर के अंदर। लेकिन भाई अभी आप देखो हमारी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी मॉडल्स का फोल्डर मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड के ऊपर जाता हूँ, और फिर यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का नाम रख देता हूँ मॉडल्स। इसका मतलब ये वाली जो कमांड है जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड जितनी भी मॉडल क्लासेस हैं वो कहाँ पे बनेंगी, इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बनेंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसी तरह से इस कमांड को एंटर करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अपर केस लोअर केस की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आके अब मैं इसको एंटर करता हूँ और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है बिल्ड सक्सीडेड हो चुका है। देखो यहाँ पे मैंने कमांड एंटर की थी, बिल्ड स्टार्ट हुआ और फिर बिल्ड सक्सीड हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या आ रही है भाई, यहाँ पे देखो इसने ये जो हमें यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट क्लास जनरेट करके दी है, ठीक है। देखो इसके ऊपर पहले फोकस कर लो, ये देखो डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम इसने क्या रखा है यहाँ पे, माई डीबी कंटेक्स्ट। ये डीबी कंटेक्स्ट से इनहेरिट हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो। फिर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है, और देखो ये हमारे डीबी सेट्स हैं, क्योंकि भाई देखो मेरे पास ये जो डेटाबेस है ना इसके अंदर मल्टीपल टेबल्स थे। देखो एम्प्लॉय टेबल भी है, स्टूडेंट्स भी है, यूजर टीबीएल भी है। तो उसने क्या किया, सबके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या किया, डीबी सेट जनरेट करके दी। और देखो मॉडल क्लासेस मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आ जाओ, तो ये देखो ये 3 क्लासेस हैं जो कि 3 टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये हमारी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है जिसके अंदर देखो ये हमारे डीबी सेट यहाँ पे मौजूद है। और मैंने क्या बताया था, इन्हीं डीबी सेट के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वही डेटा हमारे डेटाबेस के टेबल में जाके स्टोर होता है, और वो जो टेबल है हमारे पास उसके रिकॉर्ड अगर हमें फेच करने हैं तो वो हम इसी डीबी सेट से क्या करेंगे, फेच करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो वार्निंग आ रही है ना, वो वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखो माई डीबी कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे देखो हमारी ये क्यूरी स्ट्रिंग यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो इसको मुझे यहाँ से हटाना है, और क्यूरी स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था हम कहाँ पे सेट करते हैं, अपने ये जो हमारे पास फाइल है ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, इसके अंदर हम वहाँ पे इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कनेक्शन स्ट्रिंग का हम एक कोड यहाँ पे लिखते हैं, वो मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो आपको क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट कॉमा नजर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपने एंटर करना है, और यहाँ पे आके अपनी वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला कोड है वो यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करना है। देखो मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा, डीबीसीएस। और यहाँ पे देखो मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो माई डीबी कंटेक्स्ट के अंदर ये जो पूरी लाइन है ना, ठीक है, हमारी डीबी कंटेक्स्ट के अंदर ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इन दोनों लाइन्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। मतलब देखो इफ ब्लॉक आपने रहने देना है, इसके अंदर जो 2 लाइंस थी उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और अब वो जो क्यूरी स्ट्रिंग मैंने कॉपी की थी वो मैं डीबीसीएस के अंदर इस डबल कोड के अंदर यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है। देखो इस तरह से मैंने पास कर दिया। तो यही वार्निंग में हमारे पास आ रहा था कि भाई ये जो आपके पास माई डीबी कंटेक्स्ट के अंदर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी उसको आप यहाँ से हटा के कहाँ पे लगा दो, ऐप सेटिंग्स के अंदर लगा दो, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे ऐड कर दी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास हमारी डीबी कंटेक्स्ट क्लास है ना, इसको और वो जो हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर है कौन सा, एसक्यूएल सर्वर, इसको हमें रजिस्टर करना है अपनी प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल हमारी फर्स्ट फाइल होती है जो कि सबसे पहले एग्जीक्यूट की जाती है, और इसके अंदर जितने भी हमारे पास मिडिलवेयर्स होते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन की गई होती है, उन सबको फर्स्ट टाइम क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका मतलब ये जो मेरे पास डीबी कंटेक्स्ट क्लास यहाँ पे जनरेट हुई है, और वो जो मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का एसक्यूएल सर्वर जो डेटाबेस प्रोवाइडर है उसको मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, इस बिल्ड से पहले, मतलब ये जिस लाइन में हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है इससे पहले मुझे अपने डीबी कंटेक्स्ट को और एसक्यूएल सर्वर जो हमारा डेटाबेस प्रोवाइडर है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं जो कि मैंने आपको अपनी क्रड एप्लीकेशन वाले लेक्चर के अंदर भी बताया था, तो उसको मैं यहाँ से जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं उन लाइंस को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले इसको समझो। यहाँ पे देखो मैंने एक यहाँ पे सर्विस यहाँ पे क्रिएट की, प्रोवाइडर क्रिएट किया, और फिर यहाँ पे देखो उसके बाद यहाँ पे इसी प्रोवाइडर वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, आई कॉन्फ़िगरेशन की एक सेटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्रिएट की, और फिर यहाँ पे देखो ये जो बिल्डर है उसी की मदद से यहाँ पे देखो अब मैं अपनी डीबी कंटेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करूंगा। लेकिन भाई यहाँ पे देखो मेरी डीबी कंटेक्स्ट क्लास का क्या नाम है, यहाँ पे आ जाओ, ये है मेरी डीबी कंटेक्स्ट क्लास का नाम माई डीबी कंटेक्स्ट, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे ये जो ऐड डीबी कंटेक्स्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह से, ठीक है। देखो माई डीबी कंटेक्स्ट आ गया, और आपने एक चीज मेक श्योर करनी है
कि यहाँ पे देखो ये जो नेम स्पेस है उसको आपने इसी तरह ऐड करना है, क्योंकि जो माई डीबी कंटेक्स्ट है ये कौन से फोल्डर से आ रही है, यहाँ पे देखो इस फोल्डर से आ रही है, इस नेम स्पेस से आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इस लाइन के अंदर देखो, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बताया कि भाई मैं एसक्यूएल सर्वर को एज अ डेटाबेस प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी गेट कर रहा हूँ। मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था, यहाँ पे आ जाओ, ऐप सेटिंग्स के अंदर आपको नजर आ रहा है डीबीसीएस। तो मतलब मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, रजिस्टर करवा रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा सर्वर नेम है, डेटाबेस है। तो ये तीनों लाइन आपने लाजमी यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर करनी है, अदरवाइज आपकी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो इस वेब एपीआई प्रोजेक्ट के साथ नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अपने स्टूडेंट एपीआई कंट्रोलर के अंदर, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो हमारी माई डीबी कंटेक्स्ट क्लास है उसको यहाँ पे रजिस्टर करना है, मतलब उसका मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, CTOR लिख के टैप टैप करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टर आ गया इस क्लास का। और अब इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो हमारी माई डीबी कंटेक्स्ट है, ठीक है, इसका यहाँ पे देखो मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, एक पैरामीटर बना देता हूँ, उसका मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ कंटेक्स्ट। आप चाहो तो आप इसका नाम डीबी भी रख सकते हो, क्योंकि यही जो हमारे पास माई डीबी कंटेक्स्ट है यही हमारे डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसका नाम मैं कंटेक्स्ट रहने देता हूं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हम इसी कन्वेंशन को फॉलो करके आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो कंटेक्स्ट का मैंने पैरामीटर बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और कंट्रोल डॉट प्रेस करना है। कंट्रोल डॉट आप जैसे ही प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, क्रिएट एंड असाइन फील्ड कंटेक्स्ट। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल बन गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया। और देखो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ना, ये जो हमारे पास पैरामीटर था, इसको मैं कहां पे रजिस्टर कर रहा हूं, इसको मैं रजिस्टर कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब इसको मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास माई डीबी कंटेक्स्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, ये जो हमारे माई डीबी कंटेक्स्ट के अंदर जितने भी डीबी सेट हैं, इसके अंदर डेटा इंसर्ट भी करवा सकता हूं, यहां से डेटा फेच भी कर सकता हूं। तो ये पॉइंट लाजमी आपने यहाँ पे इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक गेट फंक्शन बनाता हूं। गेट फंक्शन क्या करेगा, हमारे डेटाबेस वो जो टेबल था स्टूडेंट्स वाला, उसके अंदर से सारा डेटा हमें फेच करके देगा। मतलब करंट ऑपरेशन के अंदर वो जो आर होता है ना, आर स्टैंड्स फॉर रीड, मतलब अब मैं यहाँ पे डेटा रीड करने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे देखो एक्शन रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट स्टूडेंट्स। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गेट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा। और भाई देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपनी एपीआई को कॉल करते हो तो वहां पे आप HTTP वर्ब्स मतलब HTTP प्रोटोकॉल्स को यूज करते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा HTTP गेट, मतलब जब गेट रिक्वेस्ट होगी और अगर ये वाला URL होगा, URL क्या होगा, यहाँ पे देखो API/कंट्रोलर, हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, स्टूडेंट API। इसका मतलब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा और अगर मैं इस URL को हिट करता हूं, कौन सा URL, API/student API, और अगर इस URL को मैं गेट रिक्वेस्ट के साथ हिट करता हूं तो हमारे पास ये वाला एक्शन मेथड क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। और भाई एक पॉइंट याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जो हमारी .NET कोर की एप्लीकेशन होती है, चाहे वेब एपीआई हो या वेब ऐप हो, उसके अंदर आप जब भी इस तरह का काम करते हो एक्शन मेथड, तो वो आपको एसिंक्रोनसली करना होता है, मतलब सिंक्रोनस वे में नहीं, एसिंक्रोनस वे में आपको करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पब्लिक के बाद एसिंक लगाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो एक्शन रिजल्ट है इसको मैं एक टास्क क्लास के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से रैप अप कर देता हूँ। और ये जो एक्शन रिजल्ट है इसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये किस टाइप का होगा, ये होगा हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का, ठीक है। क्या होगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, जो हमारी मॉडल क्लास है, जो कि कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे देखो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। और जब भी आप इस स्टूडेंट मॉडल क्लास को यूज करोगे तो यहाँ पे देखो इसका नेम स्पेस आपको इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे देखो नीचे आ जाओ, मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अपने टास्क के अंदर यहाँ पे एक्शन रिजल्ट को रैप अप किया, और इसके अंदर यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे क्या किया, रैप अप किया। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसके अंदर यहाँ पे मुझे डेटा गेट करना है, तो यहाँ पे देखो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और इसके अंदर यहाँ पे देखो अवेट को मैं यूज करता हूँ, क्योंकि असिंक लगाया तो इसके अंदर अवेट यूज करना है। और फिर देखो वो जो हमारे डीबी कंटेक्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट था जिसका नाम क्या था, कंटेक्स्ट, इसके अंदर से यहाँ पे देखो मैं कौन से डीबी सेट को एक्सेस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स, मतलब कौन से वाले को, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये जो स्टूडेंट्स है जो कि हमारे डेटाबेस में इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से टेबल को, स्टूडेंट वाले टेबल को, उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पे मैं मेथड यूज करता हूँ टू लिस्ट एसिंक, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स का डीबी सेट है उसका जितना भी डेटा है वो लिस्ट में कन्वर्ट करवा के रिटर्न करवा रहा हूँ, और कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, अपने इस डेटा के वेरिएबल के अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे रिटर्न क्या करूंगा, जरा गौर से देखना।
रिटर्न में यहाँ पे करता हूं ओके। अब ये ओके क्या होता है भाई, देखो ये ओके बेसिकली हमारे पास है एक ओके का स्टेटस कोड। देखो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रहा होगा कि ये क्या करता है, 200 ओके का रिस्पॉन्स हमें जनरेट करके देता है, ओके का स्टेटस कोड हमें जनरेट करके देता है। तो भाई देखो ये जो ओके का हमारे पास स्टेटस कोड होता है ना, जिसका नंबर क्या है 200, इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, मतलब उसमें कोई भी इशू नहीं आया। तो ये जो ओके का रिस्पॉन्स है इसके साथ मेरा यहाँ पे ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करवाता हूँ। क्योंकि इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर हमारे पास वो सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि हम कहाँ से फेच कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स वाले टेबल से फेच कर रहे हैं। इसका मतलब जब मैं अपनी ये वाली यूआरएल हिट करूंगा API/student API, और अगर वो गेट रिक्वेस्ट होगी तो ये वाला एक्शन मेथड चलेगा, और ये क्या करेगा, हमें हमारे डेटाबेस से वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करवा के यहाँ पे रिटर्न करवाएगा। और भाई देखो यहाँ पे मैंने ओके को क्यों यूज किया है, क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया था कि ये MVC एप्लीकेशन नहीं है जो कि हमें व्यू रिटर्न करेगी, ये एक वेब एपीआई एप्लीकेशन है, और वेब एपीआई आपको हमेशा कोई ना कोई डेटा रिटर्न करती है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जनरेट करके देती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके का रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करवाया, मतलब 200 सक्सेस का, और उसके साथ यहाँ पे जो मेरे पास डेटा का ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से क्या करवाया, रिटर्न करवाया। ठीक है, तो अब इस एपीआई को यहाँ पे टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से आके रन करता हूँ। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप अपनी ASP.NET Core वेब एपीआई के प्रोजेक्ट को रन करते हो तो रन करने के बाद आप उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पे स्वैगर का जो यूआई है, जो कि आपकी एपीआई की एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाता है, और उसको टेस्ट कैसे करना है, चेक कैसे करना है, ये सारी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसका देखो स्वैगर का यूआई आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो भाई देखो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही एपीआई बनाई है, उसका नाम क्या है, देखो /API/student API, और ये गेट रिक्वेस्ट के साथ मैंने बनाया था, तो यहाँ पे देखो गेट भी आपको दिखा रहा है। तो अब इस एपीआई को टेस्ट करते हैं, मतलब इस एंड पॉइंट को टेस्ट करते हैं कि सही तरह से काम कर रहा है। तो टेस्ट कैसे करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बता रहा है कि भाई अभी ये फिलहाल कोई पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता। तो अभी मैं आपको ऐसा एपीआई भी बनाना सिखाऊंगा जो कि पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो आपको लंबा सा एग्जीक्यूट का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे नीचे आपको इसका रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो। तो ये देखो लोड हो गया, और यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा है सर्वर रिस्पॉन्स, मतलब यहाँ पे आपको देखो बता रहा है कि भाई रिक्वेस्ट यूआरएल क्या था। ये देखो ये हमारी वेब एपीआई है, ये हमारा एंड पॉइंट है, यूआरएल है, इसको हमने हिट किया है गेट रिक्वेस्ट के साथ, इसको हमने हिट किया है, और उसके बाद देखो सर्वर का रिस्पॉन्स क्या आया, यहाँ पे देखो 200 मतलब ओके, मतलब ये जो रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, और इसने हमें रिस्पॉन्स बॉडी क्या जनरेट करके दी है, यहाँ पे देखो ये देखो हमारे पास वो जितने भी स्टूडेंट्स थे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो अली है, मुस्कान, आमिर, उसामा, मतलब डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसने यहाँ पे देखो हमें जेसन की फॉर्मेट में इस तरह से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। देख रहे हो, मतलब सक्सेसफुली यहाँ पे हमारे पास ये वेब एपीआई ने हमें डेटा गेट करके दे दिया, और हमारा वो जो रीड ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, सही है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। भाई देखो अभी तो मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ पे गेट किया ना, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, किसी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू अगर मुझे कोई स्टूडेंट गेट करना है तो वो काम मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा एक एक्शन मेथड बनाता हूं पब्लिक, और यहाँ पे देखो मैं एसिंक भी यूज करूंगा। ठीक है, एसिंक्रोनस वे में हम यहाँ पे सारा काम करेंगे। टास्क यहाँ पे यूज करूंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्शन रिजल्ट, और एक्शन रिजल्ट के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और इस मेथड का जो नाम है, इस फंक्शन का जो नाम है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाला जो एक्शन मेथड है ये बेसिकली हमारे पास एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, उसका मैं यहाँ पे पैरामीटर बना देता हूँ। ठीक है, देखो इंटीजर आईडी, और ये भी हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं इस तरह से क्या करता हूँ, HTTP गेट का ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ। लेकिन भाई आप एक पॉइंट याद रखना, हमारे पास HTTP गेट के लिए दो मेथड्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो एक्शन मेथड है वो कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये जो दूसरा एक्शन मेथड है ये पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो जब आप यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे ना, तो ये पैरामीटर आपको यहाँ पे अपने HTTP गेट एट्रीब्यूट के अंदर भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो HTTP गेट के बाद पेरेंथीसिस ओपन करो, फिर डबल कोट्स, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर दो आईडी।
ठीक है, इस तरह से करोगे तभी आपकी एप्लीकेशन डिफरेंशिएट कर पाएगी कि भाई ये वाला जो एक्शन मेथड है ये गेट रिक्वेस्ट के साथ किसी पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट होगा और ये विदाउट पैरामीटर के साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या काम करते हैं हम यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आईडी के थ्रू हम पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को गेट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखो एसिंक है, तो यहाँ पे मैं अवेट के थ्रू ये सारा काम करूंगा। और यहाँ पे देखो कंटेक्स्ट जो कि हमारे पास MyDB कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे गेट करूंगा, स्टूडेंट्स के साथ हम यहाँ पे काम करें। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यूज करूंगा एक मेथड जिसका नाम है फाइंड एसिंक। ठीक है, देखो यहाँ पे टैप टैप करते हैं तो ये पूरा फुलफिल हो जाएगा। मतलब समझना कि मैं इस लाइन पे क्या कर रहा हूँ भाई। देखो जब भी मैं इस एपीआई को यहाँ पे हिट करूंगा तो मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करूंगा, मतलब आईडी पास करूंगा और वो आईडी यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। फिर उस आईडी को मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या वो आईडी हमारे इस स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी पूरी रो आप कहाँ पे पास कर दो, स्टूडेंट के इस वेरिएबल में पास कर दो। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। ठीक है, इसको चेक करता हूँ कि भाई क्या ये नल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये नल है, अगर ये नल है तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न करवाता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है, एक नॉट फाउंड का हमारे पास मेथड है। देखो ये क्या करता है, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो नीचे पढ़ो, ये क्या करता है, एक 404 नॉट फाउंड का हमारे पास एक रिस्पॉन्स, मतलब एक स्टेटस कोड 404 हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में जनरेट करके देता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो अगर ये नल नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा नीचे, ये जो हमारा स्टूडेंट है उसको मैं यहाँ पे इस तरह से क्या करवा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। मतलब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी यहाँ पे आईडी आएगी उसको मैं फाइंड करूंगा, अगर वो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद है उसको मैं स्टूडेंट में पास करूंगा। फिर यहाँ पे मैं उसको चेक कर रहा हूँ, अगर वो नल है तो नॉट फाउंड रिटर्न कर दो, लेकिन अगर वो नल नहीं है तो ये एक्शन मेथड क्या करेगा, हमें वो स्टूडेंट रिटर्न कर देगा जिसकी आईडी हमने यहाँ पे पास की थी। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक आईडी से हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को गेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं और इस वाले एक्शन मेथड को अब हम रन करते हैं, टेस्ट करते हैं इस एपीआई को। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे देखो आपको दो एपीआई नजर आ रही हैं। अब देखो पहली जो एपीआई है वो विदाउट पैरामीटर है और देखो जो सेकंड एपीआई है ये विद पैरामीटर है। और देखो दोनों गेट रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये स्वैगर यूआई सारी चीजें आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड एपीआई को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि भाई एक आईडी पैरामीटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अपनी आईडी पास करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आईडी पास करता हूँ 2 और 2 आईडी पास करने के बाद अब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, देखो ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोड हो चुका है और यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि भाई आपने गेट रिक्वेस्ट के साथ इसको एग्जीक्यूट किया। देखो जो आपकी वेब एपीआई है, जो आपका वेब एपीआई का यूआरएल है वो ये वाला है। इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको 2 नजर आ रहा है और फिर यहाँ पे देखो इसके सर्वर का रिस्पॉन्स देखो 200 हमें रिटर्न करा है, इसका मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल है। और नीचे आ जाओ, हमने 2 पैरामीटर पास किया था ना, तो यहाँ पे देखो 2 पे कौन सा डेटा स्टोर है, देखो मुस्कान का डेटा स्टोर है, वो यहाँ पे हमें सक्सेसफुल यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। इसको कंफर्म करने के लिए अगर मैं आपको डेटाबेस टेबल दिखा दूं तो यहाँ पे आ जाओ, देखो सेकंड में आपको कौन सा डेटा नजर आ रहा है, मुस्कान का। इसका मतलब बिल्कुल सही तरह से इसने हमें यहाँ पे क्या करके दिया है, डेटा जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो ये सेकंड एपीआई भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह से क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पे कि डेटा हमें इंसर्ट किस तरह से करना है। इंसर्ट मतलब क्रिएट किस तरह से करना है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो कोड है ना, ठीक है, ये वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नीचे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगाऊंगा HTTP पोस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे HTTP पोस्ट का यहाँ पे वर्ब यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो इस एक्शन मेथड का जो नाम है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट कह लो या ऐड स्टूडेंट कह लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा बल्कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ स्टूडेंट और इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ std। ठीक है, और इसके अंदर का जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी देखो इस एक्शन मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो सेम वही है जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे आपको सेट करके दिखाई थी। ठीक है, सही। अब नीचे आ जाऊँ यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या कोडिंग करनी है यहाँ पे देखो। तो भाई अब कॉन्सेप्ट समझना, जब मैं अपने इस यूआरएल को यहाँ पे हिट करूंगा, कौन सा यूआरएल, API/कंट्रोलर, कंट्रोलर का क्या नाम है, स्टूडेंट API, मतलब API/स्टूडेंट API। जब मैं इस यूआरएल को हिट करूंगा और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करता हूँ,
और पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट टाइप का कोई डेटा पास करना पड़ेगा, जो कि डेटा यहाँ पे आके एसटीडी के अंदर स्टोर होगा और फिर इसी डेटा को मैं क्या करूंगा अपने स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कर दूंगा। किस तरह से इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ अवेट, अवेट के बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कंटेक्स्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स वाला डीबी सेट था, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एक मेथड यूज करता हूँ ऐड एसिंक, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, अपना ये एसटीडी वाला ऑब्जेक्ट। देख रहे हो भाई, देखो जिस तरह से हम ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन के अंदर CRUD एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंसर्ट का फॉर्म होता है, वहां से हम डेटा क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। वो डेटा हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर होता है और फिर वही डेटा मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे सिर्फ वेब एपीआई को यूज करके वो जो CRUD एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी होती है ना, लॉजिक होती है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आगे जाके नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसको एक ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन के साथ कंबाइन करूंगा और फिर एक कंप्लीट जो यूआई के साथ हमारी एप्लीकेशन होती है ना, वो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या करना होता है कि भाई यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को हमें सेव चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेथड यूज करता हूँ सेव चेंजेस असिंक, मतलब जब आप ऐड कर लोगे इस तरह से तो उसके बाद लाजमी आपको यहाँ पे ये सेव चेंजेस असिंक का मेथड यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ नीचे। अब यहाँ पे मैं ओके का रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ, ओके का रिस्पॉन्स जनरेट करता हूँ और इसके साथ यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवा देता हूँ, अपना एसटीडी वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है। सही, तो मुझे अब क्या करना है, इस एक्शन मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले अपने यूआरएल को हिट करना है। कौन सी रिक्वेस्ट के साथ, HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, और यहाँ पे कोई डेटा पास करना है। जो भी मैं डेटा पास करूंगा वो यहाँ पे आके इस तरह से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको अभी अपना टेबल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो अभी लास्ट इसके अंदर रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है 12 ID के ऊपर इरहा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी रो ऐड करूंगा वो इसके बाद यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है। तो इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, सेकंड पे आपको नजर आ रहा होगा पोस्ट, और ये वाला जो हम यूआरएल है, ये वाली जो वेब एपीआई है, ये हम क्यों यूज करेंगे, अपना डेटा इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ट्राई इट आउट का बटन नजर आ रहा है, आपने ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद आपने यहाँ पे डेटा पास करना है। मतलब जिस तरह हम अपने फॉर्म से डेटा इंसर्ट करते हैं ना, आप समझ लो कि यही आपके पास फॉर्म है। आपको यहाँ पे डेटा पास करना है, उसके बाद यहाँ पे आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो भाई देखो आईडी के अंदर आप कोई भी डेटा पास नहीं करोगे, इसको आप एज इट इज यहाँ पे रहने दोगे, 0 रहने दोगे, क्योंकि आईडी क्या है, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। मतलब आइडेंटिटी लगा हुआ है तो वो ऑटो इंक्रीमेंट है। स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, देखो दानिश, ठीक है। दानिश मैं यहाँ पे नाम टाइप कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैं फादर नेम कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लतीफ, ठीक है। एज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 21, स्टैंडर्ड में यहाँ पे कह देता हूँ 12, और फिर यहाँ पे देखो फादर नेम में मुझे यहाँ पे डालना था लतीफ, ठीक है, वो सॉरी स्टूडेंट जेंडर था, तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ मेल, सही है। तो देखो डेटा मैंने इस तरह से पास कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो डेटा है ये यहाँ पे जाके स्टोर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेटा इस एसटीडी के अंदर स्टोर होगा, उसको मैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, फिर सेव चेंजेस कर दूंगा और फिर जो ओके का रिस्पॉन्स है हमारे इस ऑब्जेक्ट के साथ वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो बता रहा है कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ये वाला जो डेटा है वो आपने रिक्वेस्ट के साथ भेजा है, ठीक है। देखो आपको नजर आ रहा है रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, देखो आपको बता रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हिट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखो सर्वर रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे देखो 200 ओके का स्टेटस कोड आपको दिखा रहा है। और अब यहाँ पे देखो आपको दानिश का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये सक्सेसफुल इंसर्ट हो चुका है। लेकिन भाई अब आप एक चीज नोटिस करो, देखो जब मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया था तो यहाँ पे आईडी क्या थी, 0, लेकिन यहाँ पे देखो जब मैंने डेटा इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखो इसकी आईडी जनरेट हो गई 13, क्योंकि भाई देखो लास्ट रिकॉर्ड क्या था, 12 था, 12 आपको नजर आ रहा है। लेकिन जब 12 के बाद मैंने यहाँ पे डेटा इंसर्ट किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, उसने ऑटोमेटिक उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे देखो अगर मैं आपको कोडिंग दिखाऊं, यहाँ पे देखो जब मैंने डेटा यहाँ पे इस तरह से सेव किया था और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसको सक्सेसफुली यहाँ पे परमानेंट सबमिट किया, तो परमानेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पे इसकी वो जो 13 आईडी थी वो सेट हो गई। और फिर जब मैंने एसटीडी को यहाँ पे रिटर्न करवाया तो वो जो हमें 13 आईडी थी जो कि न्यूली जनरेट हुई थी, ऑटो इंक्रीमेंट हुई थी, वो हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है। कहाँ पे रिसीव हो रही है, यहाँ पे देखो सर्वर के रिस्पॉन्स पे यहाँ पे इस तरह से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। और अब अगर मैं आपको अपने डेटाबेस में दिखाऊं कि ये डेटाबेस में भी इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करते हैं इसको, तो ये देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है दानिश का डेटा, और यहाँ पे देखो इसकी आईडी क्या है 13,
सही है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सक्सेसफुली यहाँ पे ये जो स्टूडेंट को ऐड करने वाला काम था, क्रिएट करने वाला काम था, वो भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे अपडेट की। ठीक है, कि डेटा अपडेट किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखो यही वाला कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे देखो अब हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट यूज करूंगा पुट, मतलब HTTP पुट में यहाँ पे यूज करूंगा। और भाई देखो जब भी हम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो आईडी की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे मैं आईडी भी स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे एज अ पैरामीटर। और मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरह से आप पास करते हो, इस तरह कर्ली ब्रैकेट में आप यहाँ पे आईडी इस तरह से पास कर दोगे। ठीक है, तो भाई देखो इस एक्शन मेथड का नाम यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, और भाई देखो अब ये जो हमारे पास एक्शन मेथड है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे देखो आईडी, इंटीजर आईडी, और उसके बाद ये एक्सेप्ट करेगा हमारे पास यहाँ पे देखो स्टूडेंट std का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो भी अपडेटेड डेटा है वो यहाँ पे आके स्टोर होगा और जो भी उसकी आईडी होगी वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, मैं ये सारा कोड यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ। ठीक है, देखो बाकी सारी चीजें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में सेम रहेंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, और इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे देखो मैं एक कंडीशन पास कर रहा हूँ कि भाई ये जो आईडी है, जो कि पैरामीटर में हमें आईडी आ रही है, अगर वो यहाँ पे बराबर नहीं है किसके, std.id के। ठीक है, इसका मतलब भाई कॉन्सेप्ट समझना, एक आईडी तो यहाँ पे आएगी ना। ठीक है, और एक आईडी हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो आईडी आ रही है, मतलब जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी इस एक्शन मेथड को कॉल करूंगा तो उसके साथ में कोई आईडी पैरामीटर भी पास करूंगा और वो आईडी पैरामीटर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा और फिर जो भी मैं डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ वो सारा यहाँ पे आके स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई जो आईडी मैंने यहाँ पे इस एक्शन मेथड को पास किया है अगर वो बराबर नहीं है std.id के, तो आप क्या करो, तो यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करवाता हूँ एक बैड रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो बैड रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे इस तरह से क्या करवाता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। और ये बैड रिक्वेस्ट क्या करता है, देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो नीचे देखो ये बता रहा है कि ये 400 बैड रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। बैड रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि भाई देखो हो सकता है कि आप जब इस मेथड को, इस एक्शन मेथड को कॉल कर रहे हो तो आपने यहाँ पे आईडी सही से पास नहीं की या गलत आईडी पास कर दी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने आईडी पास करना आप भूल गए। तो उस केस में हमारे पास ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और बैड रिक्वेस्ट का रिस्पांस यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने आईडी बिल्कुल सही तरह से पास की और जेन्युइन यहाँ पे आईडी पास की है तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे पास करता हूँ कंटेक्स्ट। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो हमारे पास एंट्री हो रही है। ठीक है, देखो एंट्री का यहाँ पे मैं एक मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे std, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यूज करता हूँ एक स्टेट की प्रॉपर्टी और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यूज करता हूँ एंटिटी स्टेट का। हमारे पास यहाँ पे देखो इसके अंदर एक होता है आपके पास मॉडिफाइड। ठीक है, मतलब देखो इस लाइन को समझना कि मैंने यहाँ पे किया, मतलब देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जो std है ये हमारे पास अपडेटेड डेटा है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देना है, मतलब अपडेट कर देना है। और कहाँ पे अपडेट कर देना है, उसी आईडी के ऊपर जहां पे हमारे पास ये रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। इसका मतलब अगर मैं 2id के साथ काम कर रहा हूं तो ये जो भी अपडेटेड डेटा है वो हमारे पास इस लाइन के अंदर 2id के ऊपर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब ये काम ऑटोमेटिकली हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर खुद से मैनेज कर लेगा। आपने जस्ट ये वाली लाइन लिखनी है अपडेट करने के लिए और फिर इस अपडेट को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे कंटेक्स्ट के साथ वो जो हम मेथड यूज करते हैं कौन सा, सेव चेंजेस असिंक वाला, ये आपने यहाँ पे लाजमी कॉल करना है। ठीक है, और कॉल करने के बाद यहाँ पे वही जो ओके का रिस्पॉन्स होता है वो आपने इस तरह से जनरेट करना है और इसके अंदर आपने वो जो आपका ऑब्जेक्ट था std वाला वो आपने इस तरह से ओके के रिस्पॉन्स के साथ रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो अपडेट वाला काम था वो यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है और देखो सबसे लास्ट में आपको पुट नजर आ रहा है। मतलब देखो ये ना सबका कलर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर रहा है आपका स्वैगर। मतलब गेट को देखो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्ट को आपके पास ग्रीन कलर से, और इसी तरह पुट को देखो यहाँ पे ब्राउन कलर है या डार्क ऑरेंज है। ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे देखो अब पुट को चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपने ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो अब आपने यहाँ पे आईडी पास करनी है। कौन सी आईडी, जिस आईडी के ऊपर आप डेटा अपडेट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैं पास करता हूँ 2 आईडी का डेटा मैं यहाँ पे अपडेट करना चाह रहा हूँ और नीचे आ जाओ। अब देखो जिस तरह हम अपडेट फॉर्म के अंदर डेटा अपडेट करते हैं ना, मतलब जो भी अपडेटेड डेटा होता है वो हम अपडेट फॉर्म के अंदर लिखते हैं और फिर उसको अपडेट करते हैं तो डेटा अपडेट हो जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ आईडी पास कर रहा हूँ मैं 2, क्योंकि 2 के ऊपर डेटा मैं अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मुकेश, ठीक है। मुकेश यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे जेंडर मैं कह देता हूँ मेल, ठीक है। एज में यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 19, स्टैंडर्ड में यहाँ पे मतलब क्लास यहाँ पे कर देता हूँ 11, और फादर नेम में यहाँ पे कह देता हूँ मेहरा, मुकेश मेहरा, ठीक है। तो भाई देखो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं 2 के ऊपर हमारा कौन सा डेटा स्टोर है, यहाँ पे देखो 2 के ऊपर अभी मुस्कान का डेटा स्टोर है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास मुस्कान की जगह मुकेश का डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये लोड हो रहा है, वेट करते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ग्रीन कलर का, मतलब बता रहा है कि पुट रिक्वेस्ट के साथ आपने यहाँ पे क्या किया, इसको जनरेट किया है, और ये वाला डेटा आपने अपडेट किया आईडी 2 के ऊपर। अब नीचे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये वाला यूआरएल हिट हुआ है पुट रिक्वेस्ट के साथ। क्या यूआरएल है, देखो API/student API और 2, क्योंकि मैंने 2 के ऊपर डेटा अपडेट किया। और देखो सर्वर रिस्पांस में क्या आ रहा है 200, मतलब ये जो रिस्पांस है वो सक्सेसफुल हमारे पास हुआ है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको वो डेटा भी दिखा रहा है जो कि आपने क्या किया था, अपडेट किया था, और फिर जो भी इसके हेडर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने डेटाबेस के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आके देखो अब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और डेटा देखते हैं कि अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो मुस्कान की जगह यहाँ पे देखो बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से मुकेश का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। तो अपने क्रड के अंदर हमने यहाँ पे अपडेट फंक्शनैलिटी को भी इंप्लीमेंट कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमारे पास लास्ट जो फंक्शनैलिटी रह गई है वो कौन सी है, डिलीट। तो भाई देखो डिलीट के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो यही वाला जो कोड है HTTP पुट वाला, मतलब अपडेट वाला, ये सारा कोड मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो मैं रिक्वेस्ट यूज करूंगा वो होगी HTTP डिलीट, ठीक है। और डिलीट भी मैं करूंगा आईडी की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने जस्ट इसका HTTP वर्ब यूज करना है, HTTP डिलीट, बाकी ये एज इट इज सेम रहेगा। और उसके बाद देखो ये वाला जो मेथड है इसका नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे डिलीट स्टूडेंट इसका नाम कह देता हूँ। और भाई देखो ये सिर्फ एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, और वो कौन सा होगा, आईडी वाला, ठीक है। क्योंकि आईडी के थ्रू हमें क्या करना है, डेटा डिलीट करना है, मतलब इसको कोई डेटा यहाँ पे पास नहीं करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये वाला जो कोड है ये सारा मैं यहाँ से कोड रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, कोड रिमूव कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ std, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ अवेट। और देखो ये जो मुझे पूरी लाइन लिखनी है वो देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस में पहले से दिखा रहा है, तो आप 2 दफा यहाँ पे टैप टैप करो, तो देखो ये पूरी लाइन यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे क्या हो गई, जनरेट हो गई, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, मतलब देखो भाई जब भी मैं ये वाला एक्शन मेथड कॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई आईडी पास करूंगा, और रिक्वेस्ट कौन सी यूज करूंगा, HTTP डिलीट। तो वो जो भी आईडी है वो यहाँ पे आके स्टोर होगी। ये कौन सी आईडी है जिसका डेटा मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो भाई देखो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि भाई ये वाली जो आईडी है इसको चेक करो क्या ये हमारे स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी जो रो है, उस स्टूडेंट की जो रो है जिसकी आईडी मैंने यहाँ पे पास की है, वो रो यहाँ पे आप std के अंदर इस तरह से पास कर दो। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई ये नल तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये नल है, अगर ये नल है तो क्या करो, तो यहाँ पे मैं नॉट फाउंड का क्या करता हूँ, एक रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो नॉट फाउंड का मैं यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन भाई अगर std के अंदर डेटा है, मतलब जो आईडी मैंने पास की है, अगर उससे रिलेटेड हमें कोई स्टूडेंट मिल जाता है तो वो स्टूडेंट मुझे रिमूव करना है। किस तरह से रिमूव करना है, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ अवेट, और अवेट के बाद यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के अंदर हमारे पास है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर अब मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा रिमूव का, और रिमूव के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, अपना ये std का ऑब्जेक्ट, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा था, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा था स्पेसिफिक आईडी की मदद से। अच्छा यहाँ पे हमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं है। अवेट हम लगाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। कौन सी लाइन में, जहाँ पे हम सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कंटेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ सेव चेंजेस असिंक, ठीक है, इस तरह से। मतलब यहाँ पे डेटा हमारे पास रिमूव होगा, और यहाँ पे हमारे पास वो डेटा हमारे डेटाबेस से सक्सेसफुली, मतलब 100% कंप्लीटली वो क्या होगा, हमारे डेटाबेस से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल अपने ओके का रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस तरह से जनरेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिलीट वाला काम भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली उसकी कोडिंग यहाँ पे कर ली है। अब इस एपीआई को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और देखो सबसे लास्ट में आ जाओ, देखो डिलीट आपको नजर आ रहा है रेड कलर के अंदर। तो इसके अंदर भी यहाँ पे मुझे आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो ये वाला यूआरएल है, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे देखो बता रहा है कि भाई आईडी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैं ट्राई इट आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही ट्राई इट आउट के ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कोई आईडी पास करनी है जो कि आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आईडी पास करता हूँ 3, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3 के ऊपर कौन सा डेटा है। तो यहाँ पे देखो
3 के ऊपर हमारे पास आमिर का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, अपने ब्राउजर में। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो आमिर का डेटा है ना 3 के ऊपर, इस आईडी का डेटा मुझे यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके अब मैं एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करता हूँ और वेट करते हैं जब तक ये लोड हो जाए। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में आपको डेटा शो हो रहा है, डिलीट रिक्वेस्ट के साथ हमने काम किया। और भाई देखो जब मैंने डिलीट किया था तो यहाँ पे मैंने कोई स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करवाया, क्योंकि वो तो हमने जस्ट डिलीट करना है ना। तो मैंने वहां पे क्या किया, डिलीट रिक्वेस्ट के साथ डेटा डिलीट किया। और यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि भाई रिक्वेस्ट यूआरएल क्या था, रिक्वेस्ट यूआरएल ये था, मतलब 3 आईडी का डेटा मैंने यहाँ से डिलीट किया। और देखो सर्वर का रिस्पॉन्स क्या आया, 200 ओके, मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है उसका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है रिस्पॉन्स हेडर्स, इसका मतलब जब ये स्टेटस कोड आपके पास आ गया 200, इसका मतलब आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली डेटाबेस से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। हम अपने डेटाबेस में आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो स्टूडेंट्स का टेबल है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो 3rd नंबर पे कोई भी रिकॉर्ड अब आपको शो नहीं हो रहा, देख रहे हो। मतलब 2 आईडी के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देखो 4 की आईडी आपको शो हो रही है, मतलब डेटा भी अब हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, देख रहे हो। तो मतलब इस तरह से हमने क्या किया आज के इस लेक्चर के अंदर, अपनी ASP.NET Core वेब एपीआई को यूज करके सक्सेसफुली हमने क्या किया, अपने CRUD ऑपरेशंस को परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही जो वेब एपीआईज हैं इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं कंज्यूम करूंगा अपनी ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन के अंदर। और वहां पे प्रॉपर जो उसका एक लेआउट होता है, प्रॉपर जो फॉर्म्स बनते हैं इंसर्ट के, अपडेट के, डिलीट के, वो सारा काम मैं वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा। लेकिन जो लॉजिक है वो मैं यहां से यूज करूंगा, मतलब जो CRUD की लॉजिक होती है, जो कोडिंग होती है, वो मैं अपनी इस वेब एपीआई के अंदर से यूज करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो भी आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।